पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में, मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। ठीक है। इराक जो कि वर्तमान में या पूर्व में हमारा क्या था, वहाँ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो कि दो नदियों, हाँ वर्तमान में है, और दो जो नदियां हैं, दो नदियों के मध्य में था। एक था कौन सा नदी का नाम, और दूसरा कौन था? हाँ, भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ पर भौगोलिक विविधता का मतलब यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। हाँ, मतलब डिफरेंट, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसके पूरे क्या अलग अलग चीजें, मतलब तो इराक जो है विविधताओं का देश है। इसके पूर्व उत्तर में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे वृक्षातीत पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। तो फैल रहे थे पर्वत, पानी वानी और डाइवर्सिटी की वजह से हरे भरे होने की, वर्षा भी होगी तो वो पूरा का पूरा विस्तार फैलाएगा। हाँ, साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। ठीक है। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल है। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। तो जो फसल हमें चाहिए होती है तो उसके लिए वो वर्षा हो जाती है। ठीक है। यहाँ 700 से 600 ईसा पूर्व के बीच खेतों की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत। निकिल उत्तर में ऊंची भूमि है, जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। उत्तर में क्या है? स्टेपी मतलब बोलते हैं उसको घास के मैदान को। हाँ ठीक है, सीढ़ियों वाला। मतलब पूरब भाग में क्या है? अगर इसका मैं यहाँ देखो बोर्ड पे, ये ईस्ट है तो ईस्ट का वेस्ट होता है, फिर इधर नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। हम ऐसे ही तो बनाते हैं। ठीक है। तो ईस्ट में क्या है, पूर्व में क्या है? ईस्ट के तरफ। ठीक है, ये डाटा दिख रहा है, हाईलाइट कर दूं, जो यहाँ तक है। ठीक है। अब मैं दूसरा रंग से बता रहा हूँ। ब्लू। और उत्तर में घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा, उत्तर में ऊंची भूमि जहाँ स्टेटस घास के मैदान है, वहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। और पूर्व उत्तर में, तो पूर्व उत्तर के बारे में हमने जाना। और पूर्व उत्तर, पूरब ये होगा ना पूरब उत्तर। यहाँ देखो ये येलो ले रहा हूँ। ठीक है, पूरब और उत्तर। तो पूरब उत्तर का मतलब ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम मेसोपोटामिया को 4 भागों में उसके सेंट्रल जोन से काटे तो इस हिस्सा में क्या है? ऊंचे ऊंचे हरे हरे मैदान है और धीरे जो पर्वत श्रृंखला की तरह फैले हुए हैं। यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल मिल जाते हैं। झरने बहुत हैं। ठीक है। हाँ, झरने से याद आया, उत्तर में ऊंची भूमि। उत्तर में क्या है? अब देखो उत्तर यही है। ठीक है। तो उत्तर जो है, उत्तर और पूरब उत्तर नज़दीक है, तो यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर नॉर्थ में हो रहा है तो थोड़ा सा ईस्ट में भी वैसे ही होगा, अगर अनुमान लगाए तो। ठीक है। पर ये किताब हमें बता रहा है क्या कि उत्तर में भूमि कैसी है? घास के मैदान, जहाँ पशुपालन खेती की तुलना आजीविका अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाले छोटे झाड़ियों एवं घास को अपना भरण पोषण करती है। अब जाहिर सी बात है, वर्षा होगी तो हर वर्ष सर्व वाले जो हमने पढ़ रखे हैं,
जो छोटे छोटे घास होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो उग जाते हैं। और उगने के लिए पशु भगवान ने सिस्टम बना रखा है, हमने साइंस में पढ़ रखा है। वो आहार श्रृंखला याद है, कौन किसको खाता है? तो घास फूस खाने के लिए भेड़ बकरी भी तो चाहिए, फूड चेन, इन इंग्लिश में फूड चेन। तो वहाँ पे आहार श्रृंखला हमने पढ़ रखा था। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि भाई घास फूस है तो मतलब जानवर होंगे ही होंगे, जानवर है तो उसके नज़दीक आसपास मतलब सारी चीज़ें मिल जाएगी। याद आ रहा है? आगे बढ़े। अब देखो, अभी हमने नॉर्थ कंप्लीट किया, अब हम चलते हैं पूरब में। ठीक है, तो पूरब में मैं रेड कलर करता हूँ। पूरब में दर्जला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। पूरब में नदी है हमारे, और एक पश्चिम में भी है। तो लेकिन हम पूरब के हिस्से की बात करते हैं, वो नदी हमारे ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है। और पुराने ज़माने में रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, एरोप्लेन, ये सब तो नहीं था वहाँ। उस समय साधन क्या था? सिर्फ नदी, नदी में नाव। तो पूरब में दजला नदी की सहायक नदी पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए परिवहन अच्छा है। अब देखो, एक और चीज़ यहाँ से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो जब यहाँ पर क्या है, नॉर्थ ईस्ट में पर्वत पहाड़ है, झरना है, पेड़ पौधे हैं, मतलब वर्षा होगी। और वहाँ से हम लोगों ने 9वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रखा है कि दर्रे और पर्वतों के बीच से नदियाँ चीरते हुए निर्माण होता है। तो जब वर्षा होगी तो उसके लिए पानी बहने का मुख्य मार्ग भी तो चाहिए। तो उसी के सहारे क्या हो जाता है, इस नदी का उद्गम होता है। तो वो शब्द जो उद्गम शुरू में तुमने पढ़े हैं, अब समझ आ रहा है? पहली लाइन में तुमने कॉपी के लिख रखा है। अब आते हैं दक्षिण में। पूरब हो गया, उत्तर हो गया, पूरब उत्तर हो गया। दक्षिण में आ जाओ। दक्षिण भाग में एक रेगिस्तान है। इधर क्या है? ये क्या है? ये जो पश्चिम के तरफ है, तो पश्चिम के दक्षिण के तरफ जो है, दक्षिण के भाग में रेगिस्तान है। ये वही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों, ठीक है, रेगिस्तान वही स्थान जहाँ सबसे पहले नगरों। दीवार क्यों छुटा रहे हो भाई? और लेखन प्रणाली का दुर्भग भाव हुआ। नीचे देखिए, इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। रेगिस्तान जो था, किस दिशा में है रेगिस्तान? दक्षिण में। दक्षिण भाग में रेगिस्तान है। नींद आ रही है? दक्षिण भाग में रेगिस्तान है। ये वही स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ था। मतलब सबसे पहले दक्षिण में ही हमें क्या मिले थे? लिखने पढ़ने की साक्ष्य मिले थे। इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी क्योंकि फरात और दर्जला नाम की नदियां उत्तरी जी। आगे देखो, सबसे पहले यहाँ नगरों और लेखन, जाओ बाथरूम है, चप्पल अंदर ही। सब लेखन प्रणाली का प्रगत नीचे। रेगिस्तान में इन शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी क्योंकि फरात और दर्जला नाम की जो नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। तो इसके पीछे रीजन क्या? मोस्ट वेलकम। लाइट जला दो, लाइट नहीं जल रही है। ये नहीं, तो वहाँ पर उपजाऊ या भरण पोषण का साधन बनने के पीछे क्या रीजन था? क्योंकि वहाँ से जो फरात और दर्जला जो नदी थी, ठीक है, फरात और दर्जला नदी पहाड़ों से निकलकर उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती रहती थी। इन नदियों में बाढ़ आती थी अथवा इनके पानी सिंचाई के लिए खेतों में लिया जाता था। यह उपजाऊ मिट्टी
वहाँ जमा हो जाती। मेसोपोटामिया का जो भूगोल है, तो भूगोल को समझने के लिए हमेशा हम दिशाओं के निर्देश से पढ़ते हैं। दिशा में कहता है कि जब पूरब उत्तर और पूरब उत्तर, तो पूरब उत्तर में हमें पता चला क्या कि हरे भरे मैदान है, जहाँ वर्षा के लगातार होने से वृक्षाधित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलता गया। उसके बाद उत्तर में भूमि जहाँ घास के मैदान थे, पशुपालन की तुलना बहुत अच्छी थी, आजीविका वहाँ अच्छे थे। सर्दियों में यहाँ भेड़ बकरी और छोटे झाड़ियों होने के कारण भरण पोषण अच्छा था। वहीं अब हम चलते हैं कहाँ, दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में एक रेगिस्तान था, जहाँ सबसे पहले नगर बसने का और वहाँ जो भरण पोषण था वो पर्याप्त, मतलब बसने की लिए क्षमता थी, लेकिन वहाँ हाँ, क्यों थी? इसके पीछे जो दोनों नदियाँ थी, वो दोनों नदियों से क्या आता था, उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी, और नदियों में आ जाने से पानी की सिंचाई के लिए भी मिट्टी के लिए कामयाब बन जाता था, और उपजाऊ मिट्टी का जमा हो जाता था, जिससे वजह से वहाँ पर जो जीवन था भरण पोषण के लिए साधन बन सका था। ये देखो यहाँ पे इस चित्र में देखोगे ठीक से, तो ये इधर की एक नदी है, कहाँ गया ये है, ये स्ट्रेटोपा, ये है दर्जला नदी, और ये है फरात। यहाँ देखो, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो ये हमारा क्या हुआ, ईस्ट, ये क्या हुआ हमारा नॉर्थ, ये क्या हुआ वेस्ट, और ये क्या हुआ साउथ। तो साउथ के ये वाला जो हिस्सा आपको मतलब अगर इसको जूम करके देखा जाए, तो साउथ का जो बीच का हिस्सा है, तो यहाँ पे पहले क्या था, ये रेगिस्तान होने का था, अब रेगिस्तान होगा, लेकिन पहले यहाँ पे क्या था, नगर बसे थे। नगर बसने के कि दोनों नदियाँ से के माध्यम से उपजाऊ मिट्टी आ जाती थी, और जो कि उपजाऊ मिट्टी आने से जिससे कि खेती बाड़ी अच्छी हो पाती थी और लोगों का रहन सहन संभव था। अब ये अचानक क्या हुआ, इसके बारे में हम आगे जानते हैं, ठीक है। तो ये मैप समझ आ रहा है। मेसोपोटामिया का पर्वत, स्टोतिपर रेगिस्तान, दक्षिण में सिंचाई संबंधित क्षेत्र, ये चित्र याद रहेगा। ये खारी है, दिख रहा है ये, और ये बहुत अच्छे से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये किस तरीके से हो रहा है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। जो ये फरात नदी है, फरात कहाँ है, ये नीचे, तो ये रेगिस्तान में जाएगी, ठीक है, इधर ये हिस्से में जा रही है। मैं दूसरे रंग से कोड करता हूँ, ये दिख रहा है ये फरात नदी। अगर मैं साफ सुथरा कर दूँ इसको, ठीक है, कट, तो ये फरात जो नदी है हमारी, ये रेगिस्तान की तरफ जा रही है। तो रेगिस्तान में बहने के कारण यहाँ पे अब भाई धीरे धीरे जब जाएगा तो धीरे धीरे कई भागों में टूटता है ना, तो पानी का बहाव अलग अलग चला जाएगा, ठीक है। कभी कभी इन धाराओं में बह जाती है, और पुराने जमाने में धाराएं सिंचाई के नहरों के काम देती थी। तो उन्हीं फरात नदी की जो धाराएं आ रही है, जो आगे चलकर क्या बन जाती है, नहर बन जाती है, तो वो सिंचाई के काम आती थी। इन्हें आवश्यकता पड़ने पर हम सिंचाई के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने पढ़ रखा है और फेमिलियर भी हो, गेहूँ, जौ, मटर, मसूर खेतों की सिंचाई की जाती थी, ठीक है। रोम साम्राज्य सभी पुराने व्यवस्थाओं में दक्षिण मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। उस जमाने में मेसोपोटामिया में जो दक्षिणी हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा खेती से उपज दिया करती थी, लेकिन अब नहीं। हालांकि फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा ही कुछ कमी रहती थी, वहाँ पे वर्षा कम भी होती थी लेकिन फसल हो जाती थी। रीजन फरात और दर्जला, क्लियर है। खेती के अलावा भेड़ बकरियां, स्टेपती घास के मैदान, पूर्व उत्तर मैदानों की पहाड़ी के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिन्हें भारी मात्रा में मांस,
दूध, ऊन की वस्तुएं मिलती थी। इनके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी। गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे, लेकिन यह सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों के विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर हुआ था। शहर का जो विकास हुआ था वो किसके कारण हुआ था? ग्रामीणों के कारण। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन हमें पहले शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। मेसोपोटामिया के शहर में क्या हुआ था, जिसकी वजह से अगर इस तथ्य को हम समझें कि रेगिस्तान के शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बनने की क्षमता थी, वर्ड लग गया। समझ आ रहा है बात को? शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर की बड़ी संख्या में लोग रहने के लिए स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियों का विकास होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं और ऐसी परिस्थितियों में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहने के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिसे हम आगे चल के क्या कहते हैं? शहर कहते हैं। ठीक है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों के द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता। इनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने को पत्थर उकेरने के लिए कांसे या औजार की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता। वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर कहाँ से प्राप्त करे। उसकी विशेषता तो सिर्फ नक्कारी या पत्थर को उकेरने तक ही सीमित थी, जो पत्थर बनाने वाला है। यह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे और औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लगाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, तथा साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत होती। इस श्रम विभाजन डिवीजन ऑफ लेयर शहरी जीवन की विशेषता है। तो ये देख पा रहे हो कि जैसे अगर हम आज दिल्ली शहर में रहते हैं, तो दिल्ली शहर में कुछ भी खेती बाड़ी का तो यहाँ मोस्टली ज़्यादा दिखाई नहीं देता। दूर दूर जिधर नज़र उठा के देख लो, सिर्फ बिल्डिंग है। हम लोग सारे के सारे दूसरी जगह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे डिपेंडेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा। अब न यहाँ पेड़ बचे न पौधे बचे। आज देखो गर्मी, हाय गर्मी है ना। पहले यहाँ पे भी तो यमुना नदी बहा करती थी, और ये अब बहती है, लेकिन धीरे धीरे उसको भी पतली सकरी कर दी गई। तो अर्थव्यवस्था में इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी भिन्नताओं, ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें विभिन्न जगहों से आती हैं। जिसके लिए संगठित व्यापार या भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज, अन्य व्यापार, अन्य खाद्य गांव जैसे आते थे। उनके संग्रहण वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती। आज हम जो अनाज भंडारण का संग्रह करने के लिए हम कोल्ड स्टोरेज जैसी क्षमताओं का डेवलप कर चुके हैं। उस जमाने में जैसे हमारे पटना का गोलघर था, अनाज भंडारण के लिए तो बनाए गए थे। वो भी तो देखा ना, अभी देखा होगा रिसेंटली। ये भी गोलघर कौन सा घर है? इसके अलावा
उनके अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले केवल पत्थर ही नहीं, तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर सी बात है। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते होंगे, दूसरे उनका पालन करते हैं, और इनके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में अपना हिसाब किताब लिखित रूप से रखना होता है। कोई ऑर्डर देगा, कोई बनाएगा। अब मान लीजिए मेरे पास नॉलेज है, तो मैं अब खुद का नॉलेज तो मैं पढ़ नहीं सकता ना, मुझे दूसरे को, तुम्हारे समझ रहे हो ना बात को। वर्कासेस 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर की स्त्री का यह सिर है। ये किसका सिर है? हाँ, जो सफेद संगमरमर को तराशकर बनाया गया था। उसकी आंखें भाव को क्रमशः नीले लज्जावर्ध और सफेद सिप्पी काले डामर की जराई गई थी। दिखेगा नहीं। सिर के ऊपर का एक खांचा बना हुआ है। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है, शायद गहना पहनाने के लिए बनाया गया था। सिर के ऊपर एक खांचा, ये दिख नहीं रहा है? खांचा है। तो हमारे में तो इतना ही दिख रहा है। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमलता, सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। मेरे को कुछ शब्द मिले। यह ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया जिससे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में और किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा, उनकी सूची बनाई, है ना। क्या शहरी जीवन धातुओं के इस्तेमाल के बिना संभव होता? इस विषय पे चर्चा कीजिए। अगर धातु नहीं होते तो शहरी जीवन पॉसिबल हो पाता या नहीं हो पाता? ठीक है। अब